नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 का ए पार्ट देखिए। इफ x raised to the power y is equal to e raised to the power x minus y, prove that dy by dx is equal to log x upon log x e का होल स्क्वायर एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू एट x is equal to e। और फिर x is equal to e पर हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो गिवन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? द गिवन फंक्शन इज वो हमारे पास है x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस y। और यहां पर जो हमें पार्ट प्रूव करना है वो हमें क्या दे रखा है? टू प्रूव जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है कि dy बाई dx को हमें बराबर दिखाना है किसके? log x अपॉन log x e का स्क्वायर। इस तरह से हमें ये प्रूव करना है और फिर dy बाई dx की वैल्यू हमें एट x इज इक्वल टू e निकालनी है। तो आप अपने फंक्शन को ध्यान से देखें तो किस तरह से, यहां ध्यान से देखो तो फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। और लॉगरिथम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? लॉग लेकर के किया जाता है। तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें तो यहां हो जाएगा log x रेज टू द पावर y एंड log e रेज टू द पावर x माइनस y। अब यहां पर ये y तो आगे आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा log x एंड यहां x माइनस y आगे आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा log e। प्रॉपर्टी बताएंगे बिकॉज log m की जो पावर है, लॉग में जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाती है। एंड एक और प्रॉपर्टी साथ में बता दें कि log e की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी? यहां पर 1 होती है, यानी जहां पर भी log e है वहां पे हम 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो log e तो 1 हो गया, इस माइनस y को इधर ले आओ तो ये हो गया प्लस का y, यहां पे बचा केवल x। दोनों में से y कॉमन ले लिया तो यहां बचा log x, यहां पे बचा 1 इज इक्वल टू में x, डिवाइड में ले जाओ y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। ये हो गया। नाउ अब हम इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर सकते हैं, फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू में u बाई v मेथड लगेगा। तो नीचे वाली टर्म डेनोमिनेटर का स्क्वायर, अब डेनोमिनेटर सेम रहेगा आपका, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 माइनस x और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का होगा 1 बाई x, कैंसिल हो गया। तो यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और यहां पे बचा है 1 प्लस log x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे आ गया आपका log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? dy बाई dx आ गया। डेरिवेटिव तो हमें यहां पर मिल गया है, लेकिन अभी जो पार्ट हमें प्रूव करना था ना डेरिवेटिव में, ये उसके जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पे log x e दिखाई दे रहा है, तो वो हम इसी से बना देंगे। कैसे भाई? जब log e 1 होता है तो 1 को मैं log e भी तो लिख सकता हूं। तो यहां पर जो 1 है इसको हम लिख देंगे log e। तो यहां पे आ जाएगा log x अपॉन log e प्लस log x का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, log m प्लस n जो है वो किसके बराबर होता है? वो log mn, यानी कि e इंटू में x और इस पूरे का स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखें, जो पार्ट हमें प्रूव करना था वो हमारा बन गया है। आफ्टर दैट हमें dy बाई dx की वैल्यू भी निकालनी है एट x इज इक्वल टू e पर। तो जहां पर भी इसमें आपका x है वहां पे e पुट कर देंगे, तो यहां आया log e अपॉन log e, एक e तो पहले से है, एक ये वाला e आ जाएगा
और इस पूरी टर्म का स्क्वायर। लॉग ई तो 1 होता है, यहां पे है लॉग ई स्क्वायर का स्क्वायर, एंड प्रॉपर्टी है लॉग एम रेज टू द पावर एन जब होता है तो ये पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी, यहां हो जाएगा 2 लॉग ई का स्क्वायर। ध्यान से देखें, लॉग ई तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आ गया 1/4। आप यहां समझें कि क्या कंसेप्ट हमने यूज किया है। ये हमें यहां पर लॉगरिथम फंक्शन दे रखा था, तो हमने दोनों तरफ लॉगरिथम लेकर के पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, आफ्टर दैट u बाई v मेथड से उसका डिफरेंशिएशन किया और यहां पर हमें टर्म ऐसी मिली। तो 1 को log e सब्स्टिट्यूट करके जो पार्ट हमें प्रूव करना था वो हो गया। आफ्टर दैट dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी एट x इज इक्वल टू e, तो जहां पर भी उसमें e था वहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया और dy बाई dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू e जो है वो हमारे पास यहां पर 1/4 आ रही है। आफ्टर दैट 26 का और वाला पार्ट देखते हैं। If x is equal to a theta minus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta, then find d2y over dx square। हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं थीटा की फॉर्म में और हमें d2y over dx square निकालना है। तो गिवन इक्वेशंस आर, जो गिवन इक्वेशंस है वो हमारे पास क्या है, दैट आर x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta। हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें फाइंड आउट करना है d2y ओवर dx स्क्वायर, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आप समझें कि कैसे हम क्या कंसेप्ट यहां पर यूज करते हैं। जब हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हों तो हम x को और y दोनों को उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। आफ्टर दैट dy बाई डी थीटा को मैं dx बाई डी थीटा से डिवाइड करूंगा, तो डी थीटा से डी थीटा यहां पे dy बाई dx मुझे मिल जाएगा। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, फिर dy बाई dx को x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करने से d2y ओवर dx स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। तो ये जो दोनों इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं, इन्हें नाम दे दूं मैं 1 और 2, इनको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये है हमारा यहां पे 1 और ये है हमारा 2। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dx ओवर डी थीटा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ए तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, थीटा का 1, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, इसे नाम दे दो 3। यहां पे dy बाई डी थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा a 1 का 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पे प्लस का साइन थीटा ये बन जाएगा a साइन थीटा, इसे नाम दे दो 4th। अब इस 4th को 3rd से डिवाइड करने पे मुझे dy बाई dx मिल जाएगा, सो डिवाइडिंग 4th बाई 3। यहां पे आ जाएगा dy बाई dx, जो किससे मिल रहा है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई डी थीटा क्या है मेरे पास, a साइन थीटा अपॉन में a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यू तो हम यहां यूज नहीं करने वाले हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम 2 फॉर्मूले यूज कर लेंगे। दोनों फॉर्मूले क्या हैं, ध्यान से देखें, एक तो हम यूज करेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है जितना भी एंगल यहां पे होता है। एक हम यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, जो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी एंगल का हाफ हो जाता है। तो ऊपर और नीचे ये दोनों फॉर्मूले हम यहां पर लगाएंगे, तो यहां पे तो बन जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, सॉरी a भी है यहां पर, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a से 2a, साइन से एक पावर, कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। तो मेरे पास dy बाई जो dx है
वो cot थीटा बाई 2 यहां पर मिल गया है। लेकिन मुझे dy बाई dx तो नहीं निकालना है, मुझे निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर, इसे नाम दे दूं 5। डिफरेंशिएटिंग 5 ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब मुझे थीटा के एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि मुझे d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए। पहली बार जब आप करेंगे तो थीटा या t जिसमें भी वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं उसमें करेंगे। आफ्टर दैट फिर आप x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, कॉट थीटा का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा ओवर dx। आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है, हमारे पास है dx ओवर डी थीटा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो डी थीटा ओवर dx आ जाएगा। तो वैल्यू रख देते 1/2 को बाहर ले लो, तो माइनस का 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका उल्टा करना है तो यानी यहां पे आ जाएगा 1/a इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ध्यान से देखें तो यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे फिर से यही वाला, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पे हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाके बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2a बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/4a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, माइनस का 1/4a कोसिकेंट की पावर 4 थीटा बाई 2। ये मेरे पास d2y ओवर dx स्क्वायर यहां पे आ गया है। की कंसेप्ट यही है कि फर्स्ट टाइम तो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जो दे रखा है। आफ्टर दैट फिर जब d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में यहां d थीटा ओवर dx बनेगा, जो वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो वो पुट करने पर आपको जो आंसर है वो यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 27 देखिए, A spherical ball of ice melts in such a way that at the rate at which its volume decreases at any instant is directly proportional to its surface area। यानी उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, उसका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके सरफेस एरिया के। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द आइस बॉल डिक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट। हमें ये प्रूव करना है कि उसका जो रेडियस का रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट रेट। पहले मैं मान लेता हूं, लेट वी डिनोट्स द वॉल्यूम of V denotes the volume of sphere of radius r, sphere of radius r having surface area s। हमने ऐसा मान लिया कि उसका सरफेस एरिया s है। ये सारी चीजें हमने मान ली क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आप पहले तो माइंड में ये क्लियर करें कि हमें लेके क्या आना है। वो कह रहा है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द आइस बॉल डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, यानी उसका जो रेडियस dr ओवर dt है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, यानी माइनस साइन आएगा और यहां पर सम k कांस्टेंट आपका आएगा। k कांस्टेंट की जगह पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस यहां पे कांस्टेंट चाहिए तो हम कह पाएंगे कि कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस का सिंबल आना चाहिए जिससे हम डिक्रीजिंग कह सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स कि माइनस का कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब dv ओवर dt उसका जो रेट ऑफ चेंज है dv ओवर dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके सरफेस एरिया के, एंड वो डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के एंड वो डिक्रीज हो रहा है। इसके तो प्रोपोर्शनल है, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहां पर k लगा देते हैं, इज इक्वल टू माइनस का ks, ये हमने पहला मान लिया। ये यहां पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब v जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t।
तो यहां पे हो जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 यहां पे हो जाएगा 3r² dr ओवर dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे आया 4πr² dr ओवर dt, इसे हमने सेकंड कह दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप ध्यान से देखें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमने निकाला है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आपका माइनस का Ks जो है वो बराबर होगा 4πr² dr ओवर dt के। अगर हम s की वैल्यू रखें तो s होता क्या है हमारा, वो होता है 4πr², यहां पर भी 4πr² dr ओवर dt। ये डिवाइड में आएगा तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से dr ओवर dt की जो वैल्यू है वो माइनस का k ही आ गई है। देखो कांस्टेंट आई है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट आया है, माइनस साइन दैट मींस डिक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज, या फिर कह सकते हैं रेडियस डिक्रीजेस, हेंस रेडियस डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। उसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट पर, क्योंकि जो dr ओवर dt है वो माइनस का कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए, स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 एंड इवेल्युएट -4 to 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 dx। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। तो ये ग्राफ पर क्या पार्ट रिप्रेजेंट करता है। सेम क्वेश्चन 28 का ए पार्ट आपको दे रखा है फॉर विजुअली इंपेयर्ड, तो दोनों के लिए सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है, करते हैं कैसे। यहां पे द गिवन फंक्शन इज, दिस इज क्वेश्चन 28 का ए पार्ट, द गिवन फंक्शन इज वो है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, हमें इसका ग्राफ स्केच करना है और उसके बाद फिर हमें एक इंटीग्रल भी यहां पर इवेल्युएट करना है, दैट इज -4 to 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, और ये बताना है कि ये इंटीग्रल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो इंटीग्रल्स है वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स जो हैं वो एरिया फंक्शन होते हैं, यानी वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में ये इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। पहले ग्राफ बनाते फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब ग्राफ जो है मॉड्यूलस फंक्शंस का डायरेक्टली भी बनाया जा सकता है और चाहो तो बिना डायरेक्ट भी आप इसे बना सकते हो, जैसे आप जनरली कोऑर्डिनेट्स निकाल के बनाते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं कि कैसे बनाना है, ध्यान से देखें। यहां पर है x y, अब x की वैल्यू आप बारी बारी पुट करते जाएंगे। लिमिट -4 से 2 तक की ही वैल्यू ले लो। -4 पर कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 -3 हो जाएगा और उसका मॉड्यूलस 3 हो जाएगा। माइनस का 3 रखेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा, माइनस का 2 रखूंगा तो प्लस का 1 मिलेगा, और माइनस का 1 रखूंगा तो 0, और 0 रखने पे 1 मिलेगा, 1 रखने पे मिलेगा 2, और 2 रखने पर मिलेगा 3। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए उस ग्राफ के लिए। अब आप समझें, मैं इसका ग्राफ यहां पर बनाने वाला हूं। देखिए, एक तो डायरेक्ट तरीका है कि आप ये पता लगाओ x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो तो वैल्यू आएगी -1, यानी -1 पर वो 0 बनेगा और बाकी फिर ग्राफ सीधा खींचा जा सकता है। तो यहां पे -1, -2, -3 एंड यहां पे है माइनस का 4। तो माइनस के 1 पर यहां पर रखो और इस तरह से ग्राफ बना दो, इस तरह से -1 पर रखो, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ होता है। जनरल मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 पर यहां से इस तरह से बनता है। तो ऐसे भी बना सकते हो, और आई मस्ट से कि आप कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें तो ज्यादा एग्जैक्ट ग्राफ आपको मिलेगा। बाकी हम यहां पे पॉइंट्स को लेंगे। यहां पे है 1 2 3, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे -1 -2,
पहला पॉइंट है x माइनस 4 पर y कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। जब x माइनस 4 है तो y है हमारा 3, यानी सम यहां पर -3 पर मिल रहा है 2, -2 पर मिल रहा है 1 और -1 पर मिला है 0। जब x 1 है तो y कितना है, 2 है। सॉरी, x 0 पर y कितना है, 1 है। x 1 पर y है 2 और x 2 पर y है 3। तो इन डॉट से लाइन को आप बना दें। ये है हमारा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। तो ये तो हमने ग्राफ को स्केच कर दिया। अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिख देखते हैं। यहां पर है x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 लाइन यहां से होगी। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4 और अगली लिमिट है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इन दोनों लाइन, इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच में बनने वाले एरिया को ये इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कह सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल जो होते हैं वो एरिया फंक्शन होते हैं। तो जब इस इंटीग्रल को आप इवेल्युएट कर लेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, ये आप उसमें बता सकते हैं। अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की। इसको सॉल्व करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 को ब्रेक करेंगे, एंड इसको अगर आपने ब्रेक कर लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखें, ब्रेक करने के लिए आप समझें कि यदि आपको y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x दे रखा होता तो जब x लेस देन 0 होता है तो ये जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये -x में ब्रेक होता है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होता है, क्योंकि इसका काम होता है अंदर से आ रही वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। जब वैल्यू अंदर से नेगेटिव आ रही है तो ये माइनस साइन उसको पॉजिटिव बना देगा, और जब अंदर से पॉजिटिव आ रही है तो कुछ जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस का काम पहले से हुआ पड़ा है। तो अब करते हैं हम इसके बाद इस वाले पार्ट को। अब ये तो था जनरल वाला, जब इस तरह से कुछ वैल्यू हो तो उसको 0 के बराबर रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू मिल गई -1। तो सबसे पहले तो आप बताओगे व्हेन x इज लेस देन -1, और आप चाहो तो लोअर लिमिट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, -4। तो ध्यान से देखो, -1 से छोटा, -1 से छोटा होता है -2, तो -2 आप इसमें रख दो तो -2 +1 यानी -1 आ जाएगा। अंदर से आ रही है नेगेटिव वैल्यू, और जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस ब्रेक होता है माइनस साइन। अब -1 से छोटी वैल्यू ले ली तो -1 से बड़ी, और चाहो तो आप अपर लिमिट को इसमें इंक्लूड कर सकते हो 2 से छोटी वैल्यूज पर। ध्यान से देखो भाई, यहां पर आपका क्या है, -1 से बड़ा आप ले लो 0 या 1, ये सब -1 से बड़े हैं। 1 ले लो, 1 + 1 2, अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये प्लस के साइन में ब्रेक होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि इस पार्ट को 0 के बराबर रखो, जो वैल्यू आ रही है उस पर मॉड्यूलस फंक्शन ब्रेक होता है। जब x छोटा है -1 से तो अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये माइनस साइन में ब्रेक होगा, और जब ये -1 से बड़ा है तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ये पॉजिटिव के साइन में ब्रेक होगा। अब आप इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी और भी जानते हैं, ध्यान से देखो, हमें सॉल्व क्या करना है। लेट i इज इक्वल टू -4 से 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 dx। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, हम एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, कि अगर हमें a टू b fx dx दे रखा है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आपका a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx लिख सकता हूं, यदि ये आपका c जो है वो a और b के बीच में आपका कहीं लाई करता है, मतलब बीच की किसी लिमिट पर इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं -4 से -1 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 dx, और फिर -1 से 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 dx यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। जब -4 से -1 की लिमिट है तो हमारा जो मॉड्यूलस है वो क्या है, फंक्शन जो है वो माइनस का x प्लस 1 है, तो यानी इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूं माइनस का x प्लस 1। माइनस साइन को मैं बाहर ले लूं तो -4 से -1 dx, और जब हमारा -1 से 2 है तो फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है। अब कर देते हैं हम इसका इंटीग्रेशन,
यहां पे माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस का एक्स, यहां पे लिमिट पुट कर देंगे -4 से -1 प्लस में यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस का एक्स, लिमिट पुट कर देंगे -1 से 2। अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पर तो ध्यान से देखिए, -1 का स्क्वेयर तो 1/2 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16/2 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 4, ये माइनस साइन पहले से बाहर चल रहा है, प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस का 1। ध्यान से देखें तो 2 से हो गया 8 टाइम्स कैंसिल, 2 से हो गया 2 टाइम्स कैंसिल, 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 1/2, यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/2। यहां पर ध्यान से देखें तो 8 माइनस 4 हो गया प्लस का 4 और ये वाला माइनस उसको माइनस का बना देगा, प्लस 2 + 2 4 हो गया, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये वाला माइनस उसको प्लस का 1/2 बना देगा। जब इसे आप ऐड करेंगे 2 4 जा 8, एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये -1 -8 माइनस का 9/2 आएगा, माइनस का 9/2 और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा प्लस का 9/2। ध्यान से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पे आया 9/2 और उधर भी क्या है 9/2, 9/2 9/2 यानी ये हो जाएगा, देखिए 9/2 18/2 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप इसके बाद एक लाइन और इसमें लिखेंगे कि दिस इंटीग्रल represents the area between the x-axis and the modulus function and the limits -4 to 2। इस एरिया फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करते आपको आना चाहिए। जब आप मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे फिर इंटीग्रेशन आपके लिए कोई टफ टास्क यहां पर नहीं रह जाएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy x square -4y is less than equal to 0, y minus x less than equal to 0। ये दो इनइक्वालिटीज हमें यहां पर दे रखी हैं, x square -4y is less than equal to 0 and y minus x is less than equal to 0। अब जो गिवन कर्व्स हैं उनका ग्राफ बनाने के लिए हम इज इक्वल टू वाला सिंबल ले लेंगे, द गिवन कर्व्स आर, क्योंकि इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता इक्वेशन का बनता है। द गिवन कर्व्स आर वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, चाहो तो इसे इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये पहला कर्व, इसमें से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 तो यहां से मिल गया y इज इक्वल टू में x। अब आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो है ये आपका अपवार्ड पैराबोला होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां पे मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे अपवार्ड पैराबोला यानी इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। आफ्टर दैट आप देखें यहां पर तो y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है ओरिजिन से, क्योंकि पॉजिटिव x है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन जाएगी, नेगेटिव x होता तो इस तरह से बनती, ये वाला दिस इज y इज इक्वल टू x एंड ये वाली जो लाइन है दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारा पैराबोला है। अब आप ध्यान से देखें तो रीजन्स इनके बीच में दो बन सकते हैं, यहां हो सकता है ये बीच वाला भी हो सकता है आपका, और कौन सा रीजन है ये आपका इनइक्वालिटीज आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखो कि ये लाइन है, दैट लाइन यहां पे कैसे चेक करते हैं, y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वेशन वाला इज इक्वल टू वाला सिंबल छोड़ दो, यहां पर ये लाइन है, लाइन के इस तरफ या इस तरफ का कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे यहां पे कोई पॉइंट होगा सम 3,0 या 4,0, यहां पे जैसे 4,0 ले लेते हैं, एक्स एक्सेस का कोई पॉइंट 4,0, तो 4,0 मैं यहां पे रख देता हूं, y की जगह 0, ये माइनस का यहां पे आ जाएगा दैट इज 4 लेस देन 0, -4 इज लेस देन 0, यानी ये बात सही है, यानी इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया आपको निकालना है, यानी लाइन के नीचे वाला एरिया, लाइन के इस तरफ वाला एरिया। सिमिलरली यहां पर चेक कर लो, इसमें भी यही वाला पॉइंट रख दो, एक्स का स्क्वायर -4y इज लेस देन 0, एक्स का स्क्वायर -4y यानी 4 इंटू 0
इज लेस देन 0, तो ये तो 0 बन गया। 16 इज लेस देन 0, क्या ये बात सही है? गलत है। यानी इस पैराबोला के इस वाले ऊपर की तरफ जहां से ये पॉइंट लिया है, जिस भी रीजन में से, देखो एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, तो इसमें से ना लेकर के दूसरे वाले रीजन में से, तो इनके बीच का एरिया, देखो लाइन के नीचे पैराबोला के ऊपर ये वाला रीजन आपका बन रहा है, और ये वाले रीजन का आपको क्या निकालना है, यहां पर एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। देखो यहां तो x 0 है, यहां x की वैल्यू और पता चल जाए तो मुझे लिमिट पता चल जाएंगी। तो यहां पर हम ये x की वैल्यू निकाल देंगे, कैसे? इन दोनों का यूज करके। y की जगह x रख सकता हूं, तो यहां पे x स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो x 0 होगा या फिर x माइनस 4 0 होगा। तो दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 4। तो ये वाली वैल्यू तो x इज इक्वल टू 0 है, और ये वाली वैल्यू है x इज इक्वल टू में 4। तो यहां पे हमें रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो, तो 0 to 4 y ऑफ लाइन dx। अब आप ध्यान से समझेंगे कि जब 0 से 4 मैं लाइन के नीचे वाला एरिया निकाल रहा हूं, तो लाइन के नीचे यहां तक पूरा x एक्सिस तक एरिया मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे पूरा तो नहीं चाहिए। उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 0 to 4 y ऑफ पैराबोला dx, यानी इस लाइन के नीचे जो एरिया है उसमें से हम लाइन के नीचे वाले एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पैराबोला के नीचे वाला एरिया। आई रिपीट माई वर्ड्स कि लाइन के नीचे वाले एरिया में से पैराबोला के नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही वाला पार्ट बचेगा। थोड़ा विजुअलाइज करें। अब यहां पे पुट कर देते हैं, क्योंकि लिमिट्स हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 0 to 4 y ऑफ लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x dx माइनस 0 to 4 y ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा हमारे पास, y ऑफ पैराबोला हो जाएगा, इधर ले आए तो x स्क्वायर बाई 4 dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। यहां पे लिमिट्स हैं आपकी 0 to 4 माइनस 1/4 को बाहर ले लो यहां पर आपका, और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3। यहां पर भी लिमिट्स हैं 0 to 4। आप ध्यान से देखें तो इन कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, आफ्टर दैट आप यहां पर लिमिट पुट करें तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। x स्क्वायर 0 to 4 1/3 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/12 x क्यूब 0 to 4 1/2 यहां पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1/12 4 का क्यूब माइनस 0। ध्यान से देखें 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 माइनस 64/12, 4 से 3 टाइम 4 से 16। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 16/3। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3 8 जा 24 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 24 माइनस 16 इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो 8/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। पहले तो आपको फिजिबल रीजन वाला ये कंसेप्ट जो एलपीपी में हम इस्तेमाल करते हैं उसका यूज करके ये पता लगाना है कि एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट फिर आप इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, फिर लिमिट्स का यूज करके लाइन के नीचे वाले एरिया में से पैराबोला के नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो यहां पर मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 28 का जो ए पार्ट है वो हम 28 का ए पार्ट दोनों में सेम दे रखा था तो वो हम कर चुके हैं। 28 का बी पार्ट फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हम देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द कर्व। हमें एक कर्व दे रखा है और उस कर्व के अंदर कौन सा एरिया जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन कर्व हमारे पास क्या है, द गिवन कर्व इज, अब ये कर्व अभी आपके पहचान में नहीं आएगा क्योंकि इसको थोड़ा सा बदल रखा है उन्होंने। 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये वो कर्व है। अब इसको पहचाने आप कि ये कर्व है कौन सा, तो दोनों तरफ 400 का डिवाइड कर दो। 400 का डिवाइड करने पे यहां पे आएगा 25x स्क्वायर बाई 400 प्लस 16y स्क्वायर बाई 400, यहां पे 400 बाई 400
25 से ये आ जाएगा आपका 16 टाइम, 16 से ये 25 और यहां पे हो गया 1। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये आपकी क्या है, एक इलिप्स है। और कौन सी इलिप्स है, y के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, यानी कि ये एक वर्टिकल इलिप्स है आपकी। ध्यान से देखें वर्टिकल इलिप्स कैसे बनती है, इस तरह की इलिप्स है। इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो x के नीचे क्या है 4, 4,0 माइनस 4,0 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पे 0,5 और ये हो जाएगा 0,-5। मुझे इस इलिप्स के अंदर बन रहे पूरे एरिया को बताना है। तो आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा देखने में अलग लग रहा है, बाकी इलिप्स में जो एरिया बनता है वो चारों पार्ट का सेम बनता है। किसी एक पार्ट का एरिया निकाल करके उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मुझे रिक्वायर्ड एरिया यहां पर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखें कैसे करेंगे। द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 4, x की वैल्यू कहां से लेंगे 0 से 4 और y ऑफ इलिप्स, इलिप्स के नीचे का एरिया निकाल देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे पूरा एरिया यहां पर मिल जाएगा। तो मुझे यहां पर चाहिए y ऑफ इलिप्स। ध्यान से देखो y ऑफ इलिप्स निकालूंगा मैं यहां से y स्क्वेयर बाई 5 का स्क्वेयर, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 का स्क्वेयर, एलसीएम ले लो तो 4 का स्क्वेयर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर आ जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बाई 4, दोनों का एक ही बार स्क्वेयर लगा सकता हूं मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, यहां पे आ गया 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, y स्क्वेयर रूट इधर ले जाएंगे तो यहां इसका स्क्वेयर रूट और इसका भी स्क्वेयर रूट यहां पे। अब स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू प्लस माइनस आती है, बट हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है। y इज इक्वल टू 5/4, 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये y की वैल्यू आ गई, वो मैं यहां पुट करूंगा। 0 to 4, 5/4 रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आप इस वाले पार्ट का एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको यहां से इरेज करने वाला हूं, हमें इस स्पेस की नीड है यहां पर, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इस 5 को तो बाहर रखेंगे और यहां पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होता है x/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c, डेफिनेट इंटीग्रल है तो c तो यहां नहीं आएगा। उसके बाद 5x/2 सेम पार्ट आ जाएगा 4 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाई 2 सॉरी ए स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर होगा 16/2 साइन इनवर्स x/4 और 0 से 4 यहां पर 2 से 8 टाइम। अब लिमिट पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, अपर लिमिट जब मैं यहां पुट करूंगा तो 4 को यहां पुट करूंगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा 0 बन गया। प्लस जब यहां पे पुट करेंगे तो 8 इंटू में साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो देखो यहां x है, ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, यहां पे 8 और यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 0। अब ध्यान से देखो तो यहां तो बन गया 1, इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं हम, और ये जो 5 है ना केवल इसके नहीं पूरे के मल्टीप्लाई में है इस तरह से, तो 5 8 साइन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा इसलिए, और 8 इंटू में इसको लिख सकता हूं मैं साइन इनवर्स साइन 0, तो ये तो पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। ध्यान से देखो 5 इंटू में 8 इंटू में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ π/2 माइनस 8 इंटू में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, ये पूरा पार्ट 0 बन गया। तो यहां पे आ गया आपका 5 इंटू में 4 पाई यानी 20 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। अब आपको जब ऐसे वो इलिप्स के अंदर का एरिया पूछ ले, कई बार ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आता है, तो एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बता देते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड एरिया इन अ इलिप्स। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या रहेगी, ध्यान से देखें, इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास रहेगी
पाई ए बी स्क्वेयर यूनिट्स, आपको ये याद रखना है, पाई ए बी स्क्वेयर यूनिट्स। पाई ए होता है एक्स के नीचे वाली वैल्यू, दैट इज आपका ये 4 का स्क्वायर, तो 4 है यहां पर, और बी होता है वाई के नीचे वाली वैल्यू, तो ये हो गया 20 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। 1 सेकंड लगेगा आपको एरिया निकालने में, बट अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो पूरा तरीके से करना पड़ेगा। आंसर आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए। Find the distance of the point 2, -1, 3 from the line measured parallel to z axis। पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। हमारे पास क्या है, एक लाइन दे रखी है, लेट से द गिवन लाइन जो है वो ये है ए बी। लेट द गिवन लाइन इज ए बी। वो क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस का म्यू 3i प्लस 6j प्लस 2k कैप। ध्यान से देखिए, ये गिवन लाइन है, वो कह रहा है कि एक पॉइंट P है, वी हैड अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, लेट्स से उसको यहां पे कह देते हैं पॉइंट P, जिसके की कोऑर्डिनेट 2, -1, 3, ये हम नाम अपनी तरफ से दे रहे हैं, बुक में नाम नहीं दे रखा है। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, लेट से सम Q पे कट करती है, तो ये PQ डिस्टेंस आपको निकालनी है, और ये जो PQ डिस्टेंस है इसको मेजर किया गया है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो किसके पैरेलल है, वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। अब इसको क्यों बताया गया कि ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो यहां पर dr इन दोनों के सेम होंगे, एक पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है, तो हम इस लाइन की भी इक्वेशन यहां पर निकाल सकते हैं। अब हम करने कैसे वाले हैं, एक क्विक रिकैप करवाता हूं मैं आपको कि क्या हम की कंसेप्ट यहां पे यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो, इस PQ लाइन की इक्वेशन में निकाल दूंगा, और फिर उस PQ लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और हम कहेंगे कि वो सम वैल्यू के लिए इस Q के कोऑर्डिनेट है। AB की इक्वेशन हमें दे रखी है, इस पर भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कहेंगे कि वो Q के कोऑर्डिनेट है। दोनों पर Q लाई करता है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स दोनों से निकाले वो बराबर हो जाएंगे, और वहां से हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, और फिर हम PQ डिस्टेंस इजीली बता सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये की कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं। अब इस लाइन की तो इक्वेशन दे रखी है, इस पर मैं कोई एक पॉइंट निकाल देता हूं। तो कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन पर पॉइंट, जब वो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो। तो आई वाले पार्ट को अलग कर लो, जे वाले और के वाले को। ध्यान से देखो, 2i माइनस जे प्लस 2k, इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 म्यू आई कैप 6 म्यू जे कैप प्लस 2 म्यू के कैप। यहां आई वालों में से दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस 3 म्यू आई कैप, यहां पर -1 प्लस 6 म्यू जे कैप प्लस 2 प्लस 2 म्यू के कैप। अब ये जो आई जे के स्केलर कॉफिशिएंट्स है, स्केलर कंपोनेंट्स हैं, यही वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये या फिर मैं कहूं कि कोई एनी पॉइंट इस लाइन ए बी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पे कहेंगे 2 प्लस 3 म्यू -1 प्लस 6 म्यू 2 प्लस 2 म्यू आर पॉइंट्स ऑफ एनी, आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ये इस लाइन ए बी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेट से क्यू, या फिर कह देते हैं
क्यू। हमारे इस ए बी पर, आई रिपीट माई वर्ड्स, कि ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये इस लाइन ए बी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, हम ऐसा कह रहे हैं वो इस क्यू के कोऑर्डिनेट है। आफ्टर दैट हम निकालेंगे इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन। कैसे? हमारे पास इक्वेशन हम निकाल सकते हैं किसी भी लाइन की, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन ए बी सी। x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आपके। अब क्योंकि z के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, वो क्या होते हैं? 0 0 1। थोड़ा सा क्विक रिकैप करें कि कैसे मिलते हैं, ध्यान से देखें। तो यहां पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, यहां पे लेट से सम लाइन l है। l जो है वो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो l इज इक्वल टू होता है cos अल्फा, m होता है cos बीटा और n होता है हमारे पास cos गामा। ये वाली वैल्यू होती है। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज। अब क्योंकि वो लाइन खुद z एक्सिस है, तो z एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? इस लाइन l के जगह z को अज्यूम कर लो, तो z जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, cos 90 0 हो गया। m बीटा यानी y एक्सिस, z एक्सिस जो है वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? यहां भी 90। और z एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? वो 0 डिग्री यानी 1। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस दैट आर 0 0 1। अब डायरेक्शन कोसाइंस के ही m मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब हम उनकी सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका 1 मल्टीपल ले लो, तो 0 0 1। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द जेड एक्सिस आ गए। अब जेड एक्सिस के यही डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इस लाइन पी क्यू के भी यही हो जाएंगे। आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर वो पॉइंट जिससे वो पास हो रही है, बी वेक्टर उसके डीआरस का वेक्टर होता है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उससे निकाल सकते हो। लेट से ये पहले वाली वेक्टर में दे रखी है, तो वेक्टर में ही कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है? पासिंग थ्रू 2 -1 3। दैट मींस इसे ए वेक्टर में कन्वर्ट करो तो वो हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 3k एंड हैविंग डीआरस, उसके डीआरस क्या हो जाएंगे? 0 0 1। दैट मींस बी वेक्टर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा k कैप। तो हमारे पास जो आर वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? 2i, उस लाइन की इक्वेशन मिलेगी ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 3k प्लस लेमडा k कैप। अब ध्यान से ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2i माइनस j और यहां पे 3 प्लस लेमडा k कैप। तो इस लाइन पी क्यू पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? वो 2, -1, 3 प्लस लेमडा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, ऑन लाइन पी क्यू, लेट से क्यू। हमने कह दिया कि इस पी क्यू पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और हम कह रहे हैं कि वो पॉइंट हमारा क्यू है। अब क्योंकि ये दोनों ही क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। एक्स वाला पार्ट कंपेयर कर लेते हैं, 2 प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। तो यहां से 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0। तो हमें म्यू की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू चाहिए, ताकि हम यहां लेमडा की रख दोगे, यहां म्यू की रख दोगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू मिल जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हमारे पास क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वो हमारे पास आ जाएंगे दैट आर, ध्यान से देखिए यहां पे रखते हैं 0 तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे 0 तो यहां माइनस का 1 आ गया, यहां पे 0 तो यहां पे फिर से 2 आ गया आपका। अब हम कहते हैं कि डिस्टेंस पी क्यू इज गिवन बाई, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगी? x2 माइनस x1, यानी कि ध्यान से देखिए 2 - 2 का स्क्वायर, -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे का स्क्वायर प्लस
2 माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ये 0, ये भी 0, 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1, √1 इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमारे पास इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है पॉइंट्स के, या मैं कहूं कि इस पॉइंट की इस लाइन से वो 1 यूनिट हमारे पास आ रही है। क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का कि पहले जो हमें लाइन दे रखी थी उसको इस फॉर्म में लिखा, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं वो इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। फिर हमने PQ की इक्वेशन निकाल दी और इस पर भी किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। हमने दोनों पर कहा कि वो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों को बराबर रखा, तो आप चाहो तो लैम्डा, चाहो तो म्यू की वैल्यू निकाल दो। लैम्डा की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, म्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, दोनों से बराबर Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। Q के कोऑर्डिनेट्स मिले नहीं कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और फिर हमें PQ डिस्टेंस जो है वो यहां पर मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 29 का बी पार्ट देखिए। Find the point of intersection of the line r vector is equal to 3i plus k plus mu into I plus j plus k and the line through 2 minus 1 1 parallel to z axis. How far is this point from the z axis? तो ये जो पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो z एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये भी हमें बताना है। आप समझें, हमें एक लाइन दे रखी है, वी हैड अ गिवन लाइन, लेट्स से दिस लाइन, ये जो लाइन 1 है वो हमें ये दे रखी है। एक लाइन 2 है जो आपका किससे पास हो रही है, 2 माइनस 1 1 से पास हो रही है, और ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है किससे, z एक्सिस से, z एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो इस लाइन लेट्स से AB की जो इक्वेशन है वो तो हमें दे ही रखी है, और लेट से इस लाइन की इक्वेशन जो PQ है वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस पर हमें एक पॉइंट दे रखा है और z एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल के drs जो होते हैं वो बराबर होते हैं लाइंस के, तो z एक्सिस के drs इसके drs हो जाएंगे, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, हम इस लाइन PQ पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेट से वो इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, और फिर AB पर भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वो हम कहेंगे कि वो इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। दोनों लाइंस से मुझे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो फिर मैं कहूंगा कि दोनों को बराबर रख करके वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने पर हम उसकी z एक्सिस से डिस्टेंस भी बता देंगे। तो पहले वाली लाइन तो हमें दे रखी है, इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, आप i j k वाले पार्ट को अलग कर लीजिए, 3i और यहां पर है प्लस k, यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं म्यू i म्यू j प्लस म्यू k, यहां पे r वेक्टर इज इक्वल टू में 3, दोनों में से i कैप कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस म्यू i कैप, j वाला पार्ट तो यहां है ही नहीं, म्यू j कैप और 1 प्लस म्यू k कैप। ये जो i j और k के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, यहां पर यही वो पॉइंट है जो इस लाइन AB पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, आप कहेंगे 3 प्लस म्यू कॉमा म्यू 1 प्लस म्यू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। लाइन 1 पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, लेट से O, इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, चाहो तो आप ये फिगर बना सकते हो, इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यहां। आफ्टर दैट अब मुझे इस PQ की इक्वेशन चाहिए, किसी एक लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है और ABC उसके डायरेक्शन रेशियोज है। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने अभी निकाला था कि आपका जो z एक्सिस है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 0 0 1 होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो x1 y1 z1 से पास हो रही है, ABC उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, कार्टेशियन फॉर्म में तो ये होती है और वेक्टर फॉर्म में ये होती है। अब देखो वेक्टर वाला तो मैंने तरीका बता दिया आपको, तो अब कार्टेशियन से निकालते हैं, और वहां कार्टेशियन इक्वेशन यदि दे रखी हो तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलते हैं ये भी हम करते हैं। यहां से मैं थोड़ा बताता हूं, यहां पे लैम्डा ए लैम्डा इधर ले जाएंगे, ए लैम्डा प्लस x1, ये x वाला पार्ट आ जाएगा, ऐसे ही y वाला, ऐसे ही z वाला किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू P, दैट इज जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है 2 -1 1, दैट मींस आप इसे वेक्टर फॉर्म से निकालें तो A वेक्टर नाम दो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड हैविंग drs। अब इसके जो drs है वो क्या होंगे, वो z एक्सिस वाले होंगे, दैट आर 0 0 1, दैट मींस उसे b वेक्टर कहें तो ये आ गया सिंपली k कैप। गिवन बाई, वो हमें किस फॉर्मूले में रखने से मिलेगी, वो हमें रखने मिलेगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। जो आपका कांस्टेंट यहां पे यूज किया उससे दूसरा आपको यूज करना है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस का k कैप प्लस लेमडा k कैप। अब इसको भी हम i j k वाला पार्ट अलग कर लेंगे ताकि हम इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल पाए, तो वो हो जाएगा 2i माइनस j 1 प्लस लेमडा k कैप। तो i j और k के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही वो पॉइंट है 2 कॉमा -1 1 प्लस लेमडा are the points, are the coordinates of any point on line PQ, let's say O। हमने यहां पर भी कह दिया कि ये दोनों में, इस PQ पर भी ये इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस AB पर भी ये इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब O पॉइंट तो एक ही है, दोनों पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर होंगे, अगर ये O के ही कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहां पर ये दोनों बराबर होंगे। 3 प्लस म्यू जो है वो बराबर होगा किसके, 2 के, इधर ले आओ तो 2 माइनस 3, म्यू हमारे पास आ गया माइनस का 1, म्यू निकाल दो या फिर 1 प्लस लेमडा को आप किसके बराबर रख दो, यहां से 1 प्लस म्यू के बराबर रख दो, यहां से लेमडा भी मिल जाएगा आपको, बट हमें जरूरत नहीं है, म्यू मिल गया, म्यू की वैल्यू को यहां रख दो तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट O के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O दैट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आ जाएंगे, म्यू को रखते हैं -1 रखेंगे, 3 माइनस 1 हमारे पास आ गया 2, यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 और यहां पे आ जाएगा 0 आपका, ये इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आफ्टर दैट वो कह रहा है हमसे हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस, ये जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस से कितना दूर होगा। तो एक कंसेप्ट मैं आपको यहां पे रिवाइज करवाता हूं कि कैसे हम किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं। अब ध्यान से देखें, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड पॉइंट है, लेट्स से सम एक्स वाई जेड पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस आपको किसी भी एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे आप, ध्यान से देखिए यहां पर। तो यहां पे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितनी हो जाएगी जरा देखिए, जब वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स वाला पार्ट उस पॉइंट का छोड़ दो और रूट में आ जाता है वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर वो उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं तो एक्स वाला पार्ट छोड़ दो, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई वाला पार्ट छोड़ दो उस पॉइंट का, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। और सिमिलरली अगर हम उसकी डिस्टेंस जेड एक्सिस से निकाल रहे हैं तो जेड वाला पार्ट छोड़ दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मेट रहता है। अब ये पार्ट आया कैसे है, इसको हमने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो हम यहां पे टैप कर देंगे, यहां पे जाकर के आप देख सकते हो कि ये पार्ट आता कैसे है, बट क्वेश्चन में आपको पूरा एलेबोरेट नहीं करना, आप डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 - 1 0 फ्रॉम जेड एक्सिस
इज गिवन बाई, वो हमें कहां रखने से मिलती है, वो हमें रखने से मिलती है रूट ऑफ, देखिए जेड एक्सिस से निकाल रहे हैं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो यहां पे एक्स वाला पार्ट है यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 का हो गया 5, रूट 5 यूनिट्स। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द जेड एक्सिस वो रूट 5 यूनिट्स आ जाएगी। आप इस मेथड को ध्यान में रखिएगा, तो फिर आप किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, सॉल्व ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमें ये दे रखे हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1200, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600 एंड y इज लेस देन इक्वल टू x बाई 2। तो ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ग्राफिकली सॉल्व करके। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स को ड्रा करेंगे। इनफैक्ट ये थर्ड वाला जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, 2 को इधर ले आओ तो 2y इज लेस देन इक्वल टू x, x को इधर ले आएंगे तो 2y माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को आप लीजिएगा, इसको ना लेकर के इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200, इज इक्वल टू का सिंबल लेंगे क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पर आप देखिए x y, x को 0 लेंगे तो y 1200, y को 0 लेंगे तो x 1200 आपका। आफ्टर दैट इसका बनाएंगे तो ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, यहां पे रख देंगे, x को 0 लेंगे तो y 600 और y को 0 लेंगे तो x 600। अब आप ध्यान से देखो, उसके बाद अगले वाले का ग्राफ, ग्राफ ऑफ 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पे आ जाएगा आपका xy, x को 0 रखूंगा तो y भी 0 आ जाएगा। और जब ऐसा केस बने कि दोनों 0 आ रहे हैं तो y को 0 एक ही पॉइंट मिल पाएगा। तो अब हमें कुछ अलग वैल्यू रखनी होगी, और अलग वैल्यू आप देखो यहां 1200 यहां 600 आ रही है, तो इनसे रिलेटिव ही कुछ वैल्यू रखना। अब 1 रखोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप यहां पे आप ऐसा करो कि x की वैल्यू ले लो 200, x की वैल्यू 200 लेके इधर आया, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इनफैक्ट यहां पर 200 की बजाय आप 400 ले लो, और x की वैल्यू 400 प्लस का 2 डिवाइड में जाएगा तो 200 मिल गया। अब इनके आसपास ही कुछ वैल्यू ये हो गई है। अब यहां पर इसका ग्राफ यदि मुझे बनाना है तो इंटरवल्स भी मैं 200 के लेने वाला हूं, इसीलिए मैंने इसको 400 और 200 लिया ताकि मैं इन्हें इजीली ड्रा कर पाऊं। यहां पर ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 200, 400, 600, 800, 1000 एंड यहां पे है 1200। यहां पे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। यहां पे वैल्यूज नेगेटिव नहीं है तो थोड़ा सा ही बस ले लें, यहीं तक बता दें, माइनस का 200, माइनस का 4, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। पहला पॉइंट है x0 y 1200, x0 y 1200 है यहां पे, x 1200 y0 होगा यहां पे। इन दोनों से लाइन बना दो, दोनों से लाइन बनाओगे तो इस तरह से लाइन बन जाएगी। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200, ये वाली लाइन आ गई। आफ्टर दैट यहां पे x0 y 600, x0 y 600 यहां पे 600, 0 यहां पे दोनों से लाइन ड्रा कर दो। ये हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 600। एक पॉइंट तो इसका 0, 0 है यानी ये वाला पॉइंट है। आफ्टर दैट x 400 है, y 200 है, x 400 y 200 कहीं यहां पे पॉइंट होगा, तो इन दोनों से पास हो रही है लाइन। दिस इज 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें, अगला पार्ट है हमारा फिजिबल रीजन को चेक करना कि कौन सा फिजिबल रीजन यहां पे बन रहा है। कैसे चेक करते हैं,
भाई पहली इनइक्वालिटी ले लो, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1200। कहां पे है इक्वेशन? इक्वेशन है हमारी यहां पे। एक तो इधर हाफ प्लेन है और एक इधर हाफ प्लेन है। इस वाले हाफ प्लेन में से मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 0,0, वो यहां पुट कर दूंगा 0 प्लस 0। इनइक्वालिटी का सिंबल लेंगे, इज इक्वल टू वाला सिंबल नहीं लेंगे। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1200। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली सही है। तो जिस हाफ प्लेन में से आपने ये पॉइंट लिया है उधर की तरफ इसका फिजिबल रीजन होगा, यानी इधर की तरफ होगा, आपका नीचे की तरफ होगा। आफ्टर दैट अगले वाले को लेते हैं, ये वाली यहां पे। तो इसमें भी ओरिजिन को पुट करके देख लेते हैं। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 600, यानी 0 इज ग्रेटर देन 600। ये तो बात गलत आ गई, 0 600 से बड़ा नहीं होता है। तो यानी इस वाले हाफ प्लेन में ना होकर के इधर वाले हाफ प्लेन में ऊपर की तरफ होगा इसका। इसको चेक कर देखिए, इसमें ओरिजिन नहीं रख सकते आप। ओरिजिन क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ओरिजिन से तो ये पास हो रही है। तो यहां से कोई पॉइंट ले लो, लेट्स से दिस पॉइंट 600,0 ले लो। तो यहां पे x की वैल्यू 600 और y की वैल्यू 0 इज लेस देन 0, माइनस 600 इज लेस देन 0। तो ये बात तो सही है, यानी इसका नीचे की तरफ होगा। ध्यान से देखो, तीनों का फिजिबल रीजन प्लस फर्स्ट में ग्रीन पेन से मैं इसको ड्रा कर रहा हूं, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके इस तरफ। तो ये फिजिबल रीजन यहां पर आ रहा है, आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 600,0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 1200,0 और ये दोनों हमें यहां पर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेंगे ऐसे डायरेक्ट। तो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं। यहां पर देखो, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किन लाइंस का है आपका? ये एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 600 का, और एक 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया 3y इज इक्वल टू 600, y की वैल्यू आ गई 200। y की वैल्यू 200 यहां पे रख दूंगा, तो 400 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 400। तो पॉइंट आ गया 400, 200, 400, 200। इनफैक्ट जो पॉइंट यहां पे था ना वही है, बट आपको चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूं इसको। आप स्केल से या ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इजीली दिख जाएगा आपको, बट पॉइंट तब भी आपको टैली जरूर करना है। ये वाला किन का इंटरसेक्शन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200 और इस वाली लाइन का, यानी माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कैंसिल हो गया। 3y इज इक्वल टू 1200, y की वैल्यू आ गई 400। y की वैल्यू हमारी 400 है, यहां पर देखो y की वैल्यू 400 इंटू 2 इज 800, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 800। तो पॉइंट आ गया 800, 400। तो सभी पॉइंट्स जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स थे वो हमने यहां पर निकाल दिए हैं। जिन भी दो लाइंस का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको आपस में सॉल्व कर लो, वहां से जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास होता है। अब आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, या फिर मैं यहां पर कर देता हूं, इरेज नहीं करता हूं, आप देख लेंगे इसे। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे एट, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास a, दैट इज 600,0। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 600 इंटू 2 प्लस 0, यानी ये आ गई 1200। उसके बाद z एट b, यानी 1200, 0 पर निकालेंगे, तो 2 इंटू में 1200, ये आ जाएगा 2400। उसके बाद z एट c, यानी 800, 400, यहां पे रखेंगे 2 इंटू में 800 प्लस 400, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1600 प्लस 400, दैट इज 2000। इसके बाद z एट d निकालोगे, दैट इज 400, 200, तो 2 इंटू में 400 प्लस 200, ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 200, दैट इज 1000। तो ये सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर हमारा जो वैल्यू है वो आ गया है। तो क्वेश्चन कहां गया हमारा? दैट इज क्वेश्चन 30। ये रहा। तो वो कह रहा था मैक्सिमाइज हमें इसको करना है। तो मैक्सिमम किस पे आ रही है वैल्यू? यहां पे आ रही है, दिस इज मैक्सिमम। आप कहेंगे z इज मैक्सिमम एट
at B 1200, 0 and its maximum value is 2400 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2400 होगी। मिनिमम पूछता तो आप मिनिमम भी बता सकते थे कि यहां पर होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम और क्या मिनिमम वैल्यू है वो भी आप यहां पर बता सकते हैं।